देखो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, ये वाले क्वेश्चंस। स्क्वायर प्लेट के ऊपर जो है ना, ये प्लेट है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट नहीं है, मतलब एक प्लेट है रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट जिसकी साइड है ए और ये वाली साइड है बी, ठीक है, प्लेट, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इसको नंबर देते चलते हैं, ठीक है, इसको नंबर दे रहा हूँ मैं। 1 के अलोंग, 1 के अलोंग हो जाएगा ma²/3, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट 2 mb²/3, वेरी गुड। थर्ड, अच्छा ये वाला ma²/12, पक्का, थर्ड हो गया तुम्हारा ma²/12, वेरी गुड। नेक्स्ट फोर्थ ये mb²/12, mb²/, ये तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, है ना, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि ये स्टैंडर्ड वाले हमें याद है। अब मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ वो देखो, मैं नंबर डाल रहा हूँ तो मैं सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। ये 5th है, ये 6th, 7th, 8th। एक्सिस कैसी है घूमने की, ये वाली, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही है, सब ऐसे घूमेंगी, अंदर की साइड ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे, ठीक है। 5th, 6th, 7th, 8th का जो तुम्हें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ट्राई, एक बार ट्राई करो इसको और डिस्कस करें। किस में पहले, चलो 5th करते हैं सबसे पहले, ठीक है। आइए 5th देखिए। 5th पे कौन सी थ्योरम लगाएं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाली और ये वाली दोनों क्या 90 डिग्री पे हैं, यस। तो 4 और 3 के अलोंग तो तुम्हें पता है, इसके अलोंग कितना था ma²/12 और इसके कितना था ma²/b, सॉरी mb²/12, इसके अलोंग क्या था mb²/12। अब ये और ये का सम क्या होना चाहिए I3, ठीक है। तो 5th के अलोंग क्या हुआ बेसिकली ma²/12 प्लस mb²/12 और आंसर क्या आ गया m/12 इंटू में a² प्लस b², 5th हो गया। आइए 6 देखें, 6 वाला बताओ। आंसर नहीं है, मतलब कैसे किया, देखो अगेन ये भी कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी हो जाएगा। पैरेलल नहीं, पैरेलल से हो जाएगा, 5 के पैरेलल आ गई, ठीक है। 5 के पैरेलल तुम्हें पता है m/12 a² प्लस b² प्लस mb/4², mb²/4²। तो देखो 6 के लॉन्ग देखते हैं, m/12 इंटू में a² प्लस b², क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो ये डायगोनल जहाँ पे कट कर रहे हैं वहीं पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, प्लस mb²/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसका दूसरा तरीका, इसके अलावा हमें पता है क्या है mb²/3। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है क्या, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है, एक यहाँ पे जो एक्सिस होगी उसका कितना होगा mb²/3 प्लस यहाँ पे कितना चल रहा था, थर्ड पे देखो ma²/12। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है क्या दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो जो आएगा वो तुम्हारा आंसर, ठीक है, व्हाटएवर जो भी आएगा, ठीक है, जो आएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सेवन्थ में फिर से यही ऐसे और ऐसे कर सकते हो, या फिर तुम पैरेलल लगा सकते हो, इन दोनों के ऊपर पैरेलल लगा लो, 5th और 6th 7th के ऊपर पैरेलल लगा लो, या फिर इसके और इस एक्सिस के ऊपर क्या लगा लो, परपेंडिकुलर एक्सिस लगा लो। तो अगर मैं 1 पे देखूँ, 1 पे कितना था ma²/3 प्लस यहाँ पे कितना था
MB²/12 या फिर ये वाला तरीका, ठीक है, दोनों से तुम कर सकते हो इसे। 8th बताओ। इसमें √a² + b²/4 + या फिर इससे भी जा सकते हो, ये और ये एक्सिस क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। थर्ड उसके ऊपर लगा लो। देखो 1 का कितना है, 1 का बताओ, MA²/3 प्लस इस वाले का कितना है, MB²/3, इससे भी आ जाएगा, ठीक है, ये इससे भी आ जाएगा। तो m/3 a² + b², ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद से करो, ये सारी चीज़ें ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 8 बनाने तुम्हें, अगर ये स्क्वायर बन जाए तो और भी आसान हो जाएगा। b की जगह तुम्हें क्या लगाना है, a लगाना है, लेकिन अपनी कॉपी पे करो फटाफट स्क्वायर के लिए। हाँ लगाना तो है, लेकिन खुद से करो, ये सारे के सारे वापस लिख लो स्क्वायर के लिए। तो मतलब स्क्वायर प्लेट के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस तरीके से है, स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है, a, ठीक है, उसका इस डायगोनल के लॉन्ग निकालो, साइड है a, यहाँ पे कितना होगा, देखो अगर इस पे सेंटर पे, क्या तुमने अभी सेंटर पे निकाला होगा, कितना निकाला वो, MA²/6, ठीक है, सेंटर पे, ठीक है। जब सेंटर पे MA²/6 आया तो ये एक एक्सिस और ये दूसरी एक्सिस, तो यहाँ पे रहेगा परपेंडिकुलर, और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, सेम होगा, तो I1 = I2, तो I1 + I2 = I3, तो यहाँ पे I1 वट जो भी तुम मान लो, इसको I1 मान लो, तो ट्वाइस ऑफ I1 = MA²/6, तो I1 कितना आ गया, MA²/12, तो स्क्वायर का डायगोनल के अलॉन्ग, स्क्वायर का डायगोनल के अलॉन्ग, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या है इस बार, एक रेक्टेंगुलर प्लेट, देखो कुछ इस तरीके से, ये साइड A है, ये तुम्हारी B है, ठीक है, और जो तुम्हें निकालना है वो इस डायगोनल के अलॉन्ग निकालना है, ऐसे। तुमने अभी कुछ दिन पहले एक ट्रायंगुलर प्लेट का किया था, ठीक है, याद है किसी को वो ये ट्रायंगुलर प्लेट थी, यहाँ पे इसके अलॉन्ग निकाल दिया था तुमने ऐसे, उसमें क्या आया था इसके अलॉन्ग, MH²/6, वो हाइट ऐसी, अगर h थी तो MH²/6 आया होगा, ठीक है, ये हाइट h थी तो क्या आया था, MH²/6। इसमें से 2 ट्रायंगल हैं, एक ऊपर ट्रायंगल और एक नीचे ट्रायंगल, ठीक है, तब सोच सकता है क्या, अगर किसी को ध्यान होगा तो ये जो ट्रायंगुलर प्लेट के अलॉन्ग हमने इस तरीके से निकाला था वो आया था MH²/6, ठीक है। अब देख, एक ट्रायंगल ये रही और एक ट्रायंगल ये रही, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, अगर इस पूरी ऑब्जेक्ट का मास m होता तो इस ट्रायंगल का मास कितना होता है, m/2, कितना होता है, m/2। अगर इस पर्टिकुलर ऊपर वाली ट्रायंगल का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए था, m/2 इंटू में h²/6, यही होता ना इसका, ठीक है। अगर ये टोटल मास m है तो इस ऊपर वाले ट्रायंगल का मास कितना है, m/2 इंटू में h²/6 इंटू में ये क्या 2 ट्रायंगल है, इंटू में 2, ये 2 से 2 कर गया, तो ओवरऑल इस एक्सिस के लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो आया mh²/6। क्या इस बात से एग्री करते हो, ये आ गया। अब नॉर्मल बच्चा एक और गलती कर सकता है कि इस तरीके से वो कहेगा कि एक एक्सिस ये रही, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, इस पॉइंट पे पहुँच सकते हैं, ठीक है, या हमें निकालना क्या था, इसके अलॉन्ग, तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे, और वो कहेगा कि I1 + I2 और I3 की वैल्यू निकालने लगेगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो है वो 90 डिग्री पे नहीं होते,
इसका जो h होगा वो कुछ ऐसा होगा, हाँ 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 इसी को ठीक है। अब सोचो यहाँ पे थीटा, ठीक है, ये सोचो थीटा। अब देखो ट्रायंगल कौन कौन सी, एक तो ये रहा बी रहा, और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल जिसमें साइड ए है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू देखो क्या है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो a बाई बी। इसी तरीके से ट्रायंगल में आ जाओ, ये वाली ट्रायंगल में जिसमें ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू है h, ये हमें निकालनी है, ये हमें निकालनी है। तो ये h, ये थीटा, ये b, तो यहाँ पे कौन सा थीटा लगाएं, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू h बाई बी। अगर तेरे को साइन थीटा और tan थीटा की वैल्यू इस तरीके से दे रखी है तो क्या तू h की वैल्यू निकाल सकता है। देखो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में cos थीटा a बाई बी। इस cos थीटा को भी मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा बाहर आ गया तो ये क्या बाहर है, फिर से बना, यही बना। अब क्या तेरे को साइन थीटा की वैल्यू पता है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू पता है क्या है, h बाई बी। यहाँ पे लगा h बाई बी, यहाँ पे भी लगा h बाई बी। इनको आपस में सॉल्व कर देखते रहो, आंसर आएगा। देखो h अपॉन में b अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी। ये b और इसका b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये बनेगा h अपॉन में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी। क्या इसको स्क्वायर बोथ साइड कर दें, जब तुम स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। क्या यहाँ से सॉल्व करके एच की वैल्यू निकाल लोगे, फटाफट से बताना एच की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ एच की वैल्यू क्या आएगी। a square b square upon a square plus b square हाँ a square b square upon a square plus b square y square h तो रूट हो जाएगा पूरे का। ऊपर दो हटा दो, ऊपर दो ऊपर दो हटा ऊपर दो, दो हटा दो ऊपर कौन से वाला, ऊपर a दो square हटा b दो square वाला, क्योंकि वो रूट है तो रूट खत्म हो जाएगा ना। तो h इज इक्वल टू ए बी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। h आ गया, यहाँ पे रख दे, आंसर आ गया, ठीक है। h की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे रख दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो इस एक्सिस के अलोंग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, m a और b की फॉर्म में h की वैल्यू रख दो, ठीक है। फटाफट कंप्लीट करो इसको। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रायंगल जिसकी ये साइड a और ये साइड कितनी है a है, इट्स ए ट्रायंगुलर प्लेट। मैंने क्या बोला है, ट्रायंगल ही बोला, ये रेक्टेंगल सुन रहा है। रेक्टेंगल नहीं भाई, ट्रायंगुलर प्लेट, ये सो रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक प्लेट है जो कि कैसी है, ट्रायंगल है, जिसकी साइड एक ये a है और ये a। तो बताएं इसके अंदर भी पॉइंट निकालते, देखो फर्स्ट पॉइंट ये वाला, ठीक है, इसके अलोंग निकालो। सेकंड देखो, सेकंड है इसमें ये वाली, इस तरीके से जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो ऐसे। निकाल ले ली थी h निकाल देंगे ना उसमें। थर्ड है तुम्हारा ये वाला पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पॉइंट में तुम्हें निकालना है। अच्छा देखो सिंपल है, अगर तुम इस एक्सिस के अलोंग देखो तो क्या ये फिर से एक ट्रायंगल ही है, और इस एक्सिस के अलोंग तुम्हें पता है एम एच स्क्वायर बाय 6 होता है। यहाँ पे इस बेस के लिए ये ट्रायंगल का हाइट क्या होगी, a। तो इस एक्सिस के अलोंग कितना आया, अगर मैं इसको I1 ले लूँ और इसको ले लूँ I2, तो I1 क्या लिखा जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 6, और I2 क्या लिखा जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 6, क्योंकि इसके लिए ये हाइट है, ठीक है। तो I3 क्या लिखा जाएगा फिर, I1 प्लस I2, तो आंसर क्या आएगा, एम ए स्क्वायर बाई 3, ये आंसर है फर्स्ट का, ठीक है। तो 1 पे आया एम ए स्क्वायर बाई 3, ऐसे ही निकालो 2 पे, 2 ये वाला, ये एक्सिस के अलोंग अगर तुम देखोगे तो वो बनेगा एम एच स्क्वायर बाई 6। h कितना है यहाँ पे, ये h, ये h है,
ठीक है, अगर ये देखो ये ट्रायंगल इस तरीके से है तो ये डिस्टेंस कितना है फिर? कोई बताएगा? रूट 2/2 देखो ये एंगल 45 का होगा, यहाँ पे एंगल कितना है 45, ये है ए, तो ये कितना होगा a/√2, कितना आ गया a/√2। तो h कितना आ गया यहाँ पे a/√2, तो यहाँ पे वैल्यू लगी, तो 2 के लिए क्या आ गया तुम्हारा आंसर m a/√2 का होल स्क्वायर अपॉन में 6, तो आंसर आया ma²/12। ठीक है, थर्ड निकालें, थर्ड तो आसान है, थर्ड तो हो गया ना, थर्ड पे क्या लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि अभी इसके अलोंग तो हमने निकाल लिया, ठीक है, इसके अलोंग और निकालना है, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है a/√2, यहाँ पे आया ma²/3, ma² प्लस थर्ड के लिए देखिए ma²/3 5ma²/6 कर दिया ना गलत? क्या ये सेंटर ऑफ मास था? किसने कहा यार, क्या मैं मतलब जो बोल रहा हूँ बोले जा रहे हो करते जा रहे हो, साला दिमाग नहीं है क्या तुम लोगों में? अंकल आपने कहा ये वाला बहुत ज्यादा आसान होगा। हाँ तो बस जो मैंने बोल दिया उसमें तुम बह गए, अपना दिमाग तुम्हें लगाना नहीं है। निकालो उसको, थर्ड को। थर्ड को निकालने के लिए देखो इसको एक तरीके से सोचो कि अगर मान लो हम इसको एक कंप्लीट स्क्वायर सोच लेते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर सोचने के बाद क्या ये सेंटर ऑफ मास बन जाता है फिर? ठीक है, या उससे भी पहले ऐसे ऐसे कर सकते थे कि ये एक्सिस के लॉन्ग तो हमें पता चल गया कितना आया ma²/12, और इसके लॉन्ग भी क्या होगा फिर ma²/12, बस तुम्हें ये देखना है ना। और I1 + I2 क्या हो जाएगा? ठीक है, ma² प्लस ma²/12 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो वो देखो क्या बनेगा, ध्यान रखना यहाँ पे अगर टोटल मास m होता तो इसका मास कितना होता है m/2, वो भी तो होता है, ठीक है, या फिर तुम मास मान लो, टोटल मास 2m मान लो, कट ही जाएगा। क्या कह रहे हैं? हाँ करेगा, वो कटेगा, लेकिन तरीका तो वही है ना, ठीक है। तो या तो तुम मान लो 2m मास मान लो या m/2 मास मान लो, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इस टोटल का 2m मास मान लूँ, ठीक है, 2m इंटू में क्या आएगा a² कितना, हाँ मास 2m मानना है ना इसका, तो इस एक्सिस के लॉन्ग कितना आ जाएगा 2ma²/12, ये 2 था ना, इनटू में 1/2 आधा है वो इससे, ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये बना ma²/12, ये बना I1, और दूसरा क्या हो जाएगा I2 भी बिल्कुल सिमिलर होगा ma²/12, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा I3, दैट इज ma²/12 प्लस ma²/12, ये क्या आ जाएगा ma²/6, ठीक है, आया समझ में? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। मान लो जैसे ये ऐसे ही है, स्क्वायर टाइप का ही है एक, ठीक है, जिसकी साइड है a, तुम्हें निकालना है इसके लॉन्ग, तो 15 डिग्री पे है ये, एक स्क्वायर के एक कॉर्नर से 15 डिग्री पे एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट उसे घुमाना है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, सेंटर पे अभी अभी हमने निकाला था इस तरीके से, कितना आया था इसका ma²/6। अब ऐसे सोच कि ये जो तुम्हें लेना है ना इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल से अगेन 15 डिग्री पे ही है, मान ले, ठीक है। अगर सेंटर पे ma²/6 है तो इस एक्सिस का लॉन्ग कितना हो गया ma²/12। अब ये और ये लाइन कैसी है पैरेलल, तो क्या यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है? क्यों लग सकती है? क्योंकि ये आईसीएम है, क्योंकि ये कैसा है आईसीएम। आईसीएम के अलॉन्ग अगर ma²/12 है तो ये एक्सिस मान लो 1 मान लो इसको, तो I1 क्या हो जाएगा तुम्हारा ma²/12 दैट इज ICM प्लस md², d कितना है यहाँ पे, क्या ये तुम निकाल सकते हो? क्या है
यहाँ देखो ये नहीं है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं होगा क्योंकि अभी 15 डिग्री पे चल रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा, ये यहाँ पे कुछ ऐसे 90 होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये जो है ये कितना है, a/√2, दिस इज a/√2। ये अगर 15 डिग्री है तो ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ये 45, ये 15, कितना हो गया 60, तो ये कितना बच गया, बस तुम्हें 30 डिग्री पता है, a/√2 पता है, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, विच इज डिस्टेंस d, तो कितना हो जाएगा cos, ठीक है, cos 30। तो ये h जो बनेगा, या सॉरी d जो बनेगा, d क्या बनेगा, a/√2 इंटू में cos 30 डिग्री, दैट इज √3/2√2 a। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3/2√2 इंटू a। तो md² लगाओ, d² लगाओगे तो कितना बन जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, a² अपॉन में कितना हो जाएगा 8, एलसीएम लोगे कितना आएगा 24, तो ये बन जाएगा 3ma² प्लस 9ma², दैट इज सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, 2ma² प्लस 9ma², तो आंसर आ जाएगा 11ma²/24, ये तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से कुछ, लेंथ L, मास M, इसकी भी लेंथ L, मास M, दो रोड हैं जो इस तरीके से लगा रखे हैं तुमने, ठीक है। एक ये रोड है और एक ये रोड है, ठीक। इसकी लेंथ L है, मास M है, और इसकी भी लेंथ L और मास M, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों को कंबाइन कर रखा है। तुम्हें निकालना है सेंटर ऑफ सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तुम्हें इसका, इस पॉइंट के अलॉन्ग ऐसे घूम रही है, ठीक है। देखो इधर देखो, ध्यान दो, देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका देखो, ऐसे सोचो, इस तरीके से, ये एक्सिस 1 मान लो, ये मान लो 2, अगर मैं I1 और I2 के वो निकालो तो I3 निकल जाएगा मेरा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखो I1 के थ्रू देखो, I1 के अलॉन्ग इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या होगा, 0 ऐसे घूमेगा ना फिर ये, ठीक है। तो इसका कितना होगा 0, इसका कितना होगा ml²/3, वेरी गुड, कितना हो जाएगा ml²/3, ये क्या आ गया तेरा I1। I2 निकाल, I2 देखो, I2 के लिए ये ऐसे घूमेगा, I2 के लिए इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ml²/3, इस रॉड का ml², ठीक है। तो I3 कितना आ गया, I1 प्लस I2, कितना आया देखो, ये इसको प्लस कर दो, ये हो जाएगा 2ml²/3 प्लस ml², तो ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 5/3 ml², ये आंसर है। सिंपल। कैविटी प्रॉब्लम्स जैसे हर एक टॉपिक में अभी तक हम करते आए हैं, वैसे ही इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है। जैसे रो सिग्मा को हम नेगेटिव ले लेते थे कैविटी वाले केस में, वैसे ही करना, सेम वही चीज़ है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, बस ख़त्म। जैसे मान लो एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क के इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क है, ये डिस्क है और ये प्लेन है, और प्लेन के यहाँ पे एक्सिस जा रही है, कितना होता है यहाँ पे mr²/4, ठीक। मान लो इसकी जो डायमीटर है कितनी मान लें, कुछ भी मान लो, 2r मान लें, तो फिर ये तुम्हें थोड़ा छोटा सा करना पड़ेगा, ठीक है। लेट से ये 2r है टोटल, इसका जो डायमीटर है दिस इज 2r, ठीक है। ये सेंटर से r डिस्टेंस पे r/2 डिस्टेंस हो जाएगा, फिर ये r/2 और ये पूरा भी कितना है r/2, ये डायमीटर भी r/2,
कि एक कैविटी काट दी, ठीक है। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे करते हैं। अभी तक कैविटी वाले प्रॉब्लम कैसे करते आए हैं। अगर इसकी मान लो, और हाँ इसका मास नहीं मानना है इस बार मान लो इसका सरफेस डेंसिटी, ठीक है, सिग्मा। तो इसके लिए हम क्या मान लेंगे, माइनस सिग्मा, ठीक है। अब क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr²/4। इस एक्सिस के अबाउट इस सर्कुलर डिस्क का जिसकी डेंसिटी कितनी है -ρ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के, ठीक है, उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। माइनस होगा तो ऑब्वियसली जब प्लस करोगे तो माइनस ही होगा, और है ना। तो इस तरीके से करना है, एक बार ट्राई करो खुद से। अगर हम एक काम करो, सबसे पहले इसको एक कंप्लीट डिस्क मान लो। इस कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमें पता है mr²/4 होता है, लेकिन यहाँ पे m नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है, सिग्मा दे रखा है। सबसे पहले इस m को ही सिग्मा की फॉर्म में निकाल लो। सिग्मा इंटू में πr², r कितना है इसका, r तो आ रही है क्योंकि डायमीटर जो है वो 2r है, सही है ना। ये हो जाएगा πr² सिग्मा। तो जो मेन जो डिस्क है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, πr² सिग्मा इंटू में r²/4, दैट इज सिग्मा πr⁴/4। ये तो जब आ गया जब इसके अंदर कैविटी नहीं थी, ठीक। अब इसके अंदर कैविटी बन गई। अब इस कैविटी का क्या कर लो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। इस सबसे पहले इसको निकालने के लिए देखो, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर भी होता है ना, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अबाउट क्या कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मोमेंट, खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्या होगा। लेट से दिस इज़ I1, यहाँ पे ये I1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं इसको I2, ठीक। I2 निकालने के लिए mr²/4, यहाँ पे भी mr²/4 लगेगा, ठीक। इसका m कितना है, माइनस सिग्मा, ठीक है। m मतलब पाई, इसका एरिया क्या होगा, πr², r² कितना है इसमें, r²/4 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 16, ठीक है। ये तो हो गया इसका एरिया। m इंटू में r² बोले तो r² फिर से क्या 16, क्योंकि r/4 इसका रेडियस है, डायमीटर r/2 तो रेडियस कितना है r/4, तो अपॉन में कितना 4, mr²/4 ना, r कितना है इसमें, r/4 है, ये हो गया m इंटू में r² कितना है r/4, उसका होल स्क्वायर, तो r²/16 अपॉन में 4, तो कितना आ गया ये माइनस सिग्मा πr⁴ अपॉन में 16 इंटू में 4 कितना होता है, 1024, कितना हो गया 2 की पावर 4 4 8 और 2 10, हाँ 1024, ठीक। अब ये तो आया इसकी ये वाला, अब इसके ऊपर क्या लगाओ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये बेसिकली ICM आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो इसका जो नेट वो बना यहाँ पे, अगर मैं इसको I3 के अबाउट लगाऊँ यहाँ पे, अगर मान लो I3 लगा लें, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस सिग्मा πr⁴ अपॉन में 1024 माइनस, ये डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, r/2 तो ये रहा और r/4 ये रहा, तो r/2 प्लस r/4 कितना हो गया 3r/4, तो md², m कितना है इसमें, सिग्मा πr²/16, ये तो है इसका m, d कितना है 3/4 r², r/2 प्लस r/4 दैट इज 3r/4, तो 3r/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको और इसको कहाँ पे आया ये वाला,
इन दोनों को जब प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसको और इसको जब प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लो, बस इससे ज़्यादा नहीं करा रहा फिर मैं। एक काम करो, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। इसको ना ऐसे समझो, ये 4r समझ लो फिर, क्योंकि r/2 ज़्यादा हो रहा है। ये 4r, तो ये टोटल हो गया 2r, ठीक है, ये टोटल है 4r, ये 2r, तो ये r डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये टोटल भी r है, ये पूरा डायमीटर भी कितना है, r। अब ये है स्फीयर, कौन सा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। आपने स्फीयर दिए क्या? हाँ, अब इस बार ये सॉलिड स्फीयर है, और ये है क्या है, कैविटी। और इस बार जो सिग्मा नहीं है, इस बार क्या है, रो है। इस बार जो है वो रो है। निकालो फटाफट आंसर। सर मास सिग्मा बताना कैसे निकाला था आपने? अरे एरिया इंटू में सिग्मा, एरिया इनटू सिग्मा। और अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू में, वॉल्यूम इंटू में रो। डायमीटर इस बार 4r है, ये r है, और ये टोटल भी कितना है, r है। इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। इसकी रेडियस कितनी है, 2r, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2r का क्यूब, दैट इज़ 4/3 पाई, ये हो जाएगा 32 r क्यूब, ठीक है, 32/3 पाई r क्यूब। इसको अगर मैं इसकी रो से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, मास, ठीक है। इसको हम चलो थोड़ा ही सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, इसको m मान लेते हैं अभी के लिए, बाद में लास्ट में फॉर्मूले में पुट कर लेना, ठीक है। इसको m मान लो, अदरवाइज बार बार लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इसको m1 मान लेते हैं, और इस छोटे वाले को m2 मान लेते हैं, ठीक है। उसका m2 भी निकाल लो, 4/3 पाई, अब इसका रेडियस कितना है, r/2, ठीक है, 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब। ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 8, तो ये हो जाएगा पाई r³/6 इंटू में रो इज इक्वल टू m2, और ये बनेगा रो नेगेटिव वाला, तो यहाँ पे माइनस साइन भी लगा दिया मैंने। इसको बना लेते हैं m2, ठीक। तो इस एक्सिस के अबाउट जब कोई भी स्फीयर घूमेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr², ठीक है। तो 2/5 mr², r मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2r, 2/5 m1 2r², ठीक। अच्छा, इसका भी, ये तो हो गया तुम्हारा इस एक्सिस के अबाउट, लेट से दिस इज I1, ये हमारा हो गया I1। अब इस एक्सिस के अबाउट I2 भी निकाल लेते हैं, किसका, इसका। अगेन वही लगाएंगे, कौन सी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पहले इसका निकालो इस एक्सिस के अबाउट, दैट इज 2/5 mr², ये कितना आ जाएगा, 2/5 m2 r²/4, तो ये हो जाएगा /2, तो दैट इज 10, ठीक है, m2 r²/10। इस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया यहाँ से, इसके ऊपर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। डिस्टेंस कितना है, 3r/2, ये तो r हो गया, ये r/2 और हो गया, तो कितना हो गया, 3r/2। तो इस I2 को जो लिखेंगे वो लिखेंगे ICM कितना है, m2 r²/10 प्लस md², m तो ये हो गया, ठीक है, d² मतलब 3/2 का स्क्वायर, तो मतलब हो गया 9/4 r², ठीक। इस I1 और I2 को क्या कर दो, प्लस कर दो, तुम्हारा ओवरऑल आंसर आएगा। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगाई मैंने, बस I1 और I2 को प्लस किया है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करके यहाँ से क्या आ रहा था, दैट इज 8/5 m1 कितना है मेरे पास, 32/3 पाई r³ रो, कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 तो हो गया,
है ना। ऐड इसलिए करूँगा क्योंकि हमें ऐड करते हैं और ये नेगेटिव साइन होके अपने भी नेगेटिव बन जाएगा ना, क्योंकि m2 तो मेरा नेगेटिव आ रहा है ऊपर से, है ना। तो ये बेसिकली होना तो सब्ट्रैक्ट ही है। तो ये आ गया मेरा कौन सा I1। अब इसको इन दोनों को क्या कर दो इसके अंदर, ये m2 होगा नेगेटिव वाला, तो m2 की वैल्यू है कितनी, पाई आर क्यूब बाई 6 इंटू में आर स्क्वायर बाई 10 माइनस पाई आर क्यूब बाई 6 इंटू में 9/4 आर स्क्वायर। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। अब देखो इसमें मेरे ख्याल से एक चीज़ हम मिस कर गए यहाँ पे, ये हमने ये वैल्यू तो लिख दी, इसका वो नहीं लिखा, I1 लिख दिया था ना, इसका m1 की वैल्यू डाल दी थी क्या इसमें, तो ये हो गया था 8 देखो ना, ये 8/5 हुआ, ये आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर तो लगाया नहीं ना इसमें हमने, ये भी तो लगेगा 8/5 आर स्क्वायर भी तो लगेगा, उसके बाद m1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा गंदा सा बनेगा लेकिन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो तुमने जब सर्कुलर पैरामीटर पढ़े थे कौन कौन से थे, थीटा, ओमेगा, अल्फा। थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या था एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या था एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, ओमेगा और थीटा के बीच में एक रिलेशन था, अल्फा के बीच में, या फिर मैं बोलूँ d² थीटा अपॉन में dt²। ठीक है, ये बेसिक्स है, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, आगे आने वाले सारे टॉपिक्स में ये यूज़ होंगे, इसलिए मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात, अगर अल्फा कांस्टेंट हो तो हमारे पास 3 इक्वेशन आती है, जैसे मोशन की 3 इक्वेशन थी वैसे ही इसकी भी 3 इक्वेशन बनती है। कौन कौन सी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, उसके बाद थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी, और एक थी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये बिल्कुल बेसिक वाला है, ये तुम्हें पिछले टॉपिक में हमने पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, ये याद रहना चाहिए क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स जो हैं उनमें ये अल्फा ओमेगा ये सब यूज़ होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो टॉर्क। इसको किससे दिखाते हैं, टाउ से। ठीक है, टॉर्क टाउ। तो बेसिकली कुछ नहीं है, देखो देखो सिंपल है, जैसे ये मान लो एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस है ना, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक, अब इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाए, देखो सेंटर पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये क्या करेगा, मतलब रोल कर रहा है, रोलिंग मत समझो इसकी, ऐसे चल रहा है ये। ठीक है, ये चलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसी फोर्स को मैं सेंटर पे ना लगा करके अगर साइड में लगा दूँ तो क्या करेगा, ये घूमेगा ये। ठीक है, तो बेसिकली टॉर्क कुछ नहीं है, टॉर्क एक फोर्स का ही एक इफेक्ट है। ठीक है, जब हम फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को देखते हैं, ठीक, देखो जैसे मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऐसे सरफेस पे देखो, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर मैं इस फोर्स को यहाँ पे लगाऊँ नीचे की तरफ तो तुम्हारी कॉमन सेंस कह रही है कि ये बिल्कुल सीधा सीधा चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको जैसे जैसे इसके डिस्टेंस को बढ़ाते जाऊँ, इस तरफ कर दूँ, ऊपर की तरफ लगाना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी होगी टॉपल करने की, या फिर बोलूँ तो मैं रोटेट करने की। ठीक है, देखो इस ऑब्जेक्ट में चाहे तुम्हें ध्यान ऐसे मतलब थोड़ा सा विजुलाइज कम हो, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट में देखो थोड़ा सा लंबा कर दूं मैं इसको, अब तेरे को क्लियरली विजिबल होगा कि अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाऊं तो ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा, मतलब ऐसे समझो कि ये स्लाइड कर सकता है, जैसे बॉटल हो गई। ठीक है, थोड़ा सा थिक सरफेस है ना, और अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो इसके रोटेट ऐसे घूमने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली टॉर्क इज नथिंग बट द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब हम फोर्स लगाएं और बॉडी क्या करे, रोटेट करने की कोशिश करे, तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, टॉर्क बोलते हैं। लिखो, टॉर्क इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने बेसिकली, देखो जैसे अभी हमने थीटा, ओमेगा और अल्फा पढ़े थे, ये क्या थे बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब जब भी बॉडी घूम रही थी किसी एक पॉइंट के अराउंड, तो हमने उसके स्पेशल 3 पैरामीटर बना दिए थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी तरीके से जब कोई चीज़ घूमती है, ठीक है, तो उसमें जो फोर्स है, उस फोर्स को एनालॉगस करने के लिए हमने एक और क्वांटिटी बनाई जिसको हमने क्या बोला, टॉर्क।
ठीक है, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स काम करती थी, वैसे रोटेटरी मोशन में क्या काम करेगी अब, टॉर्क। ठीक है, अच्छा टॉर्क, अच्छा अभी जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि मास के एनालॉगस रोटेशन में क्या होता है, इनर्शिया। तो क्या तुम्हारी कॉमन सेंस ये कहती है कि टॉर्क जो है वो आई अल्फा होना चाहिए, फिर ये हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके। ठीक है, जैसे फोर्स इक्वल टू क्या था, मास इनटू में एक्सेलरेशन। देखो तो जैसे ये तुम्हारी बिल्कुल कॉमन सेंस बोल रही है कि जैसे एफ इक्वल टू एम इंटू ए था, वैसे टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू अल्फा। ये आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हाँ सब कुछ कैसे चल रहा है, बिल्कुल एनालॉगस चल रहा है जो हमने पहले ट्रांसलेटरी मोशन में या रेक्टिलिनियर मोशन में हम पढ़ के आए हैं। ठीक, तो ये तो मेरा हो गया, क्या हो गया, टॉर्क हो गया। अच्छा क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, यस, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, देखो अगर देखो ये फोर्स यहाँ पे जब लगती थी तो ये इसकी रोटेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, कम होती थी, टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे फोर्स इस पॉइंट की तरफ बढ़ रही है तो वैसे वैसे इस बॉडी की रोटेट होने की टेंडेंसी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि टॉर्क जो है, देखो यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ तो हो, यहाँ पे जो टेंडेंसी है घूमने की और यहाँ पे जो टेंडेंसी है घूमने की वो कम और ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे क्या डिपेंड करता है, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। अगर हम इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी घूमने वाली नहीं है, ये आगे जाके प्रूव करेंगे। लेकिन हाँ इतना तो तुम्हें पता है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे तो बॉडी घूमेगी नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी या नीचे की तरफ लगेगी तो इसकी घूमने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो लिखो सबसे पहला पॉइंट, टॉर्क डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं इस फोर्स को बढ़ाऊं, ठीक है, तो क्या ये ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ेगी इसकी घूमने की। तो मतलब जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क भी क्या होता है, बढ़ेगा। ठीक है, तो सेकंड वर्ड लिखो इसमें, टॉर्क डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इसके नीचे ना एक दो लाइनें छोड़ देना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला किसी को ध्यान है क्या, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। अब ये आर और एफ क्या चीज़ है, एफ तो तुम्हें समझ में आता है कि फोर्स है, व्हाट इज आर, उसके जहाँ पर वो एक्सिस है उससे डिस्टेंस उसका जहाँ पर फोर्स लगा। यस, नहीं, देखो जिस एक्सिस के अबाउट कोई भी बॉडी घूमना चाहती है या घूम सकती है, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि मान लो एक बॉडी है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस दूसरे पॉइंट, लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता है, ये घूम सकता है मान लो। ठीक है, जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग इसके अंदर लगी है या रॉड लगी है, वटेवर जो भी है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसकी इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एक फोर्स लगा दूँ F, तो R बेसिकली क्या है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस इज व्हाट, R। तो बेसिकली टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F। ठीक, ये जो R की जो डायरेक्शन होती है हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, एक बार ये फॉर्मूला लिखो और फिर ये ऐसे फिगर बनाओ और फिर एक दो पॉइंट लिखो। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। दिस आर इज हेडिंग टूवर्ड्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस से वो रोटेट करेगी उससे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच के डिस्टेंस को आर का मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, जिस तरफ फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी तरफ ही डायरेक्शन हमेशा रहेगी इसकी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो इस आर के बीच में और एफ के बीच में अगर मान लो ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा। तो बेसिकली जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, आर एफ साइन थीटा।
आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अच्छा ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो फिर ये तो क्या है, एक मैग्नीट्यूड, इसकी एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। और वो डायरेक्शन कौन सी होती है, किसे निकालते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर या अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डायरेक्शन, डायरेक्शन टू फाइंड द डायरेक्शन बिटवीन आर एंड एफ वी यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लगाना आता है सभी को, कैसे लगाते हैं, देखो राइट हैंड ये रहा, ठीक। इसमें सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ ये फिंगर्स किस तरफ होनी चाहिए, जो तुम्हारा पहला वेक्टर है उसकी तरफ, ठीक है। जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ क्या होनी चाहिए, तुम्हारे फिंगर्स। तो इसमें आर कैसे है, ऐसे। अब ये कि कर्ल कैसी होनी चाहिए, कर्ल होनी चाहिए दूसरे वेक्टर की तरफ। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे करूं तो कर्ल कहाँ हो रहा है, अंदर की तरफ, लेकिन फोर्स कैसा है, फोर्स तो बाहर की तरफ है। तो ऐसे लगाना इज रॉन्ग, मैं कैसे लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा। देखो फिंगर्स किस तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं, आर की तरफ, और फोर्स की तरफ क्या हो रहा है, कर्ल हो रहा है। तो थंब किधर है, अंदर। तो इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन कैसे होगी, ठीक है। अंदर को हम कैसे दिखाते हैं डायरेक्शन, क्रॉस करके, और बाहर को डॉट करके, ठीक है। ये चीज समझ में आई, लिख लो एक बार ये फटाफट। लिख लिया, एक दो मेरे को करके दिखाना जरा। जैसे मान लो ये एक ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, डायरेक्शन बतानी है तुम्हें। बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, इनका क्रॉस है ए क्रॉस बी, यहाँ पे देख लो ए क्रॉस बी, ये भी ए क्रॉस बी, लेट से ये भी ए क्रॉस बी, ठीक है। इन दोनों के लिए तो अंदर बाहर हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के लिए ऐसे ले लो, साउथ में इस केस में बाहर होगी अंदर होगी, ए क्रॉस बी के केस में बाहर या अंदर, अंदर बाहर होगी। ए से बी तो किधर है, बाहर, ए से बी तो बाहर, इस केस में ये, ठीक। इसमें बताओ इस डायरेक्शन के हिसाब से किधर होगी, ए बाहर, ए बाहर, बी ऐसे, ए बाहर बी ऐसे, तो किस तरफ, ऐसे, किधर, नॉर्थ वेस्ट। देख सोच, बाहर ए बी ऐसे, तो ये ऐसे जा रहा है, तो किधर होगी, नॉर्थ वेस्ट। ये मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्शन निकालना, बिना डायरेक्शन निकाले तुम्हें टॉर्क के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नॉर्थ ईस्ट। इस बार क्या है, ए क्रॉस बी, तो बेसिकली ए ऐसे और बी अंदर, अंदर अंदर ऐसे, तो क्या होगी, साउथ वेस्ट। इस केस में साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ जो मर्जी कर लो, इसमें क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। और बताओगे, मुझे लगने ना तुम्हें आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है, दोनों तो गलत है। आओ एक और, एक दो और पूछे, बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी दोनों, याद नहीं आ रहा है इसमें अगेन दोनों बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएं। अच्छा देखो बी क्रॉस ए, बी ऐसे नीचे और ए कैसा है अंदर, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा ए क्रॉस बी में सबसे पहले तो अंदर, कैसे बनेगा, हाथ नहीं बन रहा ना, देखो कैसे, ऐसे अंदर और इस तरफ, तो किधर है, साउथ वेस्ट। नहीं आया समझ में, आ गया। नेक्स्ट बी क्रॉस ए, बी बाहर ए ऐसे, तो इधर किधर, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट
ए क्रॉस बी, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट। ए क्रॉस बी मतलब ये और बाहर ऐसे, तो साउथ ईस्ट। सही थे सारे? सही नहीं। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जब तुम क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे डायरेक्शन प्लेज ए मेजर रोल। ठीक है, ये तुम्हें क्या करेगी, प्लस माइनस करवाएगी तुमसे। ठीक है, डायरेक्शन क्या कराएगी, प्लस माइनस। अगर दो टॉर्क, अगर मान लो एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं तो दो टॉर्क। ठीक है, अगर दोनों की डायरेक्शन क्या हो सेम तो क्या हो जाएगा, प्लस, और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या होगा, माइनस। इसी का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तुम्हें आना चाहिए। अब आप और देखें, फॉर्मूले के बेस पे तो चलते हैं आगे। देखो, अभी हमने पढ़ा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, या फिर मैं बोलूँ आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड साइन थीटा। और हमारा फिगर हमने कैसे बनाया था कि एक पॉइंट के अबाउट जो घूम सकती है और फोर्स लग रहा है ऐसे, और ये फोर्स और आर की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी। ठीक है, ये हमने बेसिक बनाया था, और लेट से ये हमने क्या किया था, ऐसे थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल था। ठीक है, अब आर एफ साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर ये एफ इधर थीटा इधर, तो एफ का एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा। तुम जरा सा सोच के बताओ, अगर ये बॉडी घूमेगी, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट अगर कोई बॉडी घूम रही है, जैसे मान लो ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे, इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, ये वाला पॉइंट। अगर मैं कोई फोर्स ऐसे लगाऊं इस पॉइंट पे, क्या ये इसको घुमा सकती है, कभी भी कभी नहीं घुमाएगी। ठीक है, लेकिन एक फोर्स ऐसी जो ऐसे लगाऊं मैं, तो वो क्या करेगी, इसको घुमा सकती है। तो इसका मतलब जो घुमाने वाला इफेक्ट है वो कौन सा फोर्स कंपोनेंट देता है तुम्हें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मतलब अगर फोर्स जो है किसी पॉइंट पे किसी एंगल पे अगर लग रही है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, तो परपेंडिकुलर फोर्स इसको घुमा सकती है, लेकिन इसके जो इस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसकी लाइन पे अगर फोर्स लग जाए तो वो उसको घुमा नहीं सकती। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में एफ कॉस थीटा कंपोनेंट तो इसको घुमा नहीं रहा है, लेकिन एफ साइन थीटा कंपोनेंट क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या, कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, आर और एफ के फॉर्म में, हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर तुम ध्यान से देखो तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू में एफ परपेंडिकुलर, एफ इंटू में सॉरी आर इंटू में एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़, अगर ये एफ साइन थीटा इसके साथ लग सकता था तो फिर आर के साथ भी लग सकता है। तो अगर मैं इसको आर के साथ लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा फिर, आर परपेंडिकुलर इंटू में एफ। क्या बन जाएगा ये, आर परपेंडिकुलर इंटू में एफ। तो इस पर्टिकुलर केस में आर का परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ सॉरी आर का परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोर्स, तो वो भी क्या करेगा, तुम्हें सेम रिजल्ट देगा जैसे तुम्हें ये वाला रिजल्ट दे रहा था, ये वाला। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर कि तुम्हें कौन सा यूज़ करना चाहिए, कि तुम्हें एफ परपेंडिकुलर निकालना आसान हो रहा है या फिर आर परपेंडिकुलर निकालना आसान है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, कि किसका कंपोनेंट लेना आसान है, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आएगा, क्योंकि ओवरऑल तो मैग्नीट्यूड ही है, ओवरऑल तो क्या है, ये मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखें, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू में एफ परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर इंटू में एफ, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। यूज कौन सा करना है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अगर आर परपेंडिकुलर निकालना आसान है तो आर परपेंडिकुलर निकाल लो, अगर एफ परपेंडिकुलर निकालना आसान है तो एफ परपेंडिकुलर निकाल के आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आया समझ में? एक क्वेश्चन लिखो, देखो क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो एक ऐसे एक्सिस है, एक फोर्स लगी, पहले सिंपल वाला दे दूं, चलो सिंपल वाला दे देते हैं। समझ में आया क्या लिखा है मैंने? ये जीरो के अबाउट क्या हो सकती है, घूम सकती है। मैंने एक फोर्स लगा दिया यहाँ पे, कितने दूर है, 5 मीटर दूर। तो बताओ टॉर्क, एंगल, हाँ एंगल होना चाहिए यहाँ पे।
37 डिग्री पे, ठीक है। ये 37 डिग्री पे लग रहा है, तुम्हें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। देखो दोनों तरीके से करके देखते हैं। देखो आर की डायरेक्शन कैसी है, ये होगी, ठीक है। अब हमें चाहिए टॉर्क निकालना है, या तो मेरे को आर परपेंडिकुलर इनटू में एफ मिले, या मेरे को मिले एफ परपेंडिकुलर इनटू में आर, ठीक है। दोनों केस लगा के देखते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले वाला केस देखें, आर परपेंडिकुलर। इस एफ के आर परपेंडिकुलर है कौन सा, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है। कौन से वाला, ये वाला। ये और ये मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली है, ठीक है। देखो अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो ये ऐसे टूटेगा दो हिस्सों में, एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा। तो मैं ये निकाल लूँ तो एक ही बात है, ये और ये बराबर होंगे। तो बेसिकली आर कॉस थीटा, काम कर लेना। आर कॉस थीटा ही क्या होगा, एफ के परपेंडिकुलर, ठीक है। आर है कितना 5, कॉस थीटा कॉस 37 कितना होता है 4/5, तो दैट मीन्स 4 इंटू में 10 इज व्हाट 40, ठीक है। टॉर्क की वो क्या होती है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो टॉर्क आ गया 40 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन किधर है इसकी, बाहर, ठीक है। तो बाहर डायरेक्शन हो गई बाहर। अच्छा अब दूसरा केस, अगर हमें एफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ जाए इस केस में, किसके, आर के, ठीक है। तो देखो किस तरीके से, ये हो गया ऐसे। अब ये 37, तो बेसिकली ये कितना है, ये है 53, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन 37। एफ साइन 37 बोले तो एफ इंटू में साइन 37 कितना होता है 4/5, तो कितना हो गया 8, साइन 53 इस 4/5, यही तो हो गया। अच्छा मैंने 37 बोल दिया, नहीं साइन 53, ठीक है। तो 4/5 दैट मीन्स 8 इंटू में 5 इज व्हाट 40। तो एफ परपेंडिकुलर कितना है 8 इंटू में आर कितना है 5, तो दैट मीन्स 40। डायरेक्शन बाहर ही होगी, ठीक है। डायरेक्शन तो क्या होगी बाहर, क्योंकि टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ना कि एफ क्रॉस आर। तो आर क्रॉस एफ से क्या होगी, डायरेक्शन बाहर ही, तो दोनों से आंसर क्या आएगा सेम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे।